नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति से हुई, उस पर करेंगे आखिर क्या बात हुई, क्या कोई सहमति बन पाई है, राहुल गांधी ने क्या बोला एक बार फिर चीन के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है उसको लेकर। इसके अलावा हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री सीधे ग्रीस से बेंगलुरु पहुंचने जा रहे हैं और उसके बाद वो जाकर इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे। और कई खबरें हैं, अमेठी में स्मृति ईरानी आखिर 2 दिन क्यों व्यतीत कर रही हैं, राहुल गांधी ने चुनावों को लेकर क्या बोला। स्वागत पहले मेहमानों का। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़े हुए हमारे साथ, स्वागत है हर्षवर्धन जी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर, देवेंद्र आपका भी स्वागत है। तो पहले जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरें और उसके बाद फिर आज की चर्चा को हम शुरू करेंगे। कहानी कुर्सी की में सबसे पहले आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात की। बड़े कयास चल रहे थे कि ये मीटिंग होगी कि नहीं होगी। मीटिंग हुई। भारत और चीन दोनों की तरफ से उसका एक ब्यौरा भी दिया गया है। उस ब्यौरे में क्या अंतर है, क्या समानता है, इस पर हम आपको बताएंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री इस वक्त ग्रीस में है और वहां सीधे एथेंस से वो उड़ान भरेंगे कल और पहुंचेंगे सीधे बेंगलुरु, और बेंगलुरु में वो सीधे इसरो के कमांड सेंटर जाएंगे। वहां पर साइंटिस्ट से मुलाकात करेंगे जिन्होंने ये कामयाबी देश के लिए अर्जित की चीन पर पहुंच करके। और तीसरा, आज हम बात करेंगे स्मृति ईरानी अमेठी में 2 दिन क्यों व्यतीत कर रही हैं। क्या अमेठी में कुछ मेहनत करने की जरूरत महसूस हो रही है स्मृति ईरानी को? क्या कह रही है अमेठी? अभी राहुल गांधी वहां से लड़ेंगे या नहीं ये तय नहीं है, हालांकि उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राहुल को हम अमेठी से ही लड़ाएंगे। और चौथी बड़ी खबर, आज हम मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताएंगे। अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी जो है, क्या चुनाव खींचती चली जा रही है अपनी ओर, और दिग्विजय कमलनाथ उसको चाहकर भी रोक नहीं पा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो इस वक्त ग्रीस से लाइव तस्वीरें आ रही हैं, पहले जरा वो दिखा दें आपको। एथेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था, वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी, और इस वक्त ग्रीस में उनका औपचारिक स्वागत जो है वो चल रहा है। ये दौरा भी महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री का, और इस वक्त वो टूम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स, वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, रीथ लेइंग करने के लिए वहां पर वो पहुंचे हुए हैं। और इसके बाद उनका सेरेमोनियल रिसेप्शन होगा और ग्रीस के राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात होगी। इसके बाद फिर प्रेस स्टेटमेंट्स जो हैं वो जारी की जाएंगी। और हर ट्रिप की तरह जो भी प्रधानमंत्री का फॉरेन विजिट होता है उसमें बिजनेस समिट्स भी होते हैं, जिसमें वहां के बिजनेस लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है और वो सबको भारत आने का निमंत्रण देते हैं। भारत में जो कंड्यूसिव बिजनेस माहौल बनाया है उनकी सरकार ने, उसके तहत उनको निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो चलिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। अब जरा बात करते हैं भारत चीन सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई ब्रिक्स समिट के सम्मेलन के दौरान। उनका उस समिट का आखिरी दिन था जब ये मुलाकात हुई थी। अब ये वैसी कोई फॉर्मल बातचीत नहीं बताई जा रही, स्ट्रक्चर्ड आप शब्द कह सकते हैं, वैसी मुलाकात नहीं थी। लेकिन दोनों नेताओं ने एक दूसरे से बात की, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए एलएसी का सम्मान होना जरूरी है। एलएसी के जो समझौते हैं उनको मानना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग एक दूसरे से हाथ मिलाते भी दिखाई दिए, और फिर चलते चलते दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से यह साफ साफ कहा है कि भारत और चीन के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी का सम्मान होना बहुत जरूरी है, बॉर्डर विवाद सुलझना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति से भी कहा कि भारत चीन के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है, लेकिन इसके लिए एलएसी पर सामान्य गतिविधि होना, स्थितियां सामान्य होना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे साथ देवेंद्र पराशर हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि किस किस्म की ये मुलाकात हुई है। देवेंद्र, कोई सिट डाउन मीटिंग है, चलते चलते बातचीत हुई है, कितनी देर बातचीत हुई है, अगर कोई ब्यौरा आया है तो? और सौरभ, सबसे पहले इसमें जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो टॉप सोर्सेज से हमें जानकारी मिली कि इस बातचीत की पहल
चीन की तरफ से हुई थी, ना कि भारत की तरफ से। और ये अपने आप में बताता है कि कितना दिलचस्प है कि चीन के रवैये में ये परिवर्तन आना और चीन की तरफ से अप्रोच किया गया। और जब अप्रोच किया गया था सौरभ, तो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि वो इस बात के लिए अप्रोच था कि बायलैटरल टॉक्स होनी चाहिए, यानी कि जो फॉर्मेलिटी के साथ बायलैटरल टॉक्स होते हैं, फॉर्मल तौर पर दोनों पक्ष के लोग आमने सामने बैठ के बातचीत करें, उस तरह की बातचीत का प्रस्ताव उधर से आया था। भारतीय कैंप ने उस पर उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद तब चीन की तरफ से ये था कि कम से कम इनफॉर्मल टॉक पे, इनफॉर्मल तरीके से ही बातचीत हो जाए। इनफॉर्मल टॉक हुई, जिसका भारत के विदेश सचिव ने जो नाम दिया वो बार बार देखें तो वो इस बात को बोलते रहे कि वो कन्वर्सेशन था, यानी कि एक बातचीत थी। जो बायलैटरल टॉक्स होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जबकि अन्य देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बायलैटरल टॉक वहां पे हुआ है ब्रिक्स सम्मेलन के साइडलाइन पे। ये अपने आप में बताता है कि भारत ने अपनी एक मैसेजिंग दे दी कि जब तक LAC पे स्थिति को आप सामान्य नहीं करेंगे वो बायलैटरल टॉक नहीं हो सकता। 2019 के बाद ऐसा नहीं हुआ है कि हालांकि बातचीत हुई थी 2020 में भी, पिछले साल भी बातचीत हुई, लेकिन बायलैटरल टॉक 2019 के बाद नहीं हुई दोनों प्रमुखों के बीच। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि भारत बार बार इस बात को कह रहा है कि जब तक LAC पर अपनी स्थिति को आप सामान्य नहीं करते तब तक वो बाकी रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। ये सारी बातें इनफॉर्मली कन्वे की गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल इनफॉर्मली की गई है। और उसमें जैसे पहले मैंने बताया कि बायलैटरल टॉक सब इनकार कर दिया गया था, और एक तरह से इनकार क्या कहें, उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। तो उसके बाद हुआ कि इनफॉर्मल बातचीत तो कम से कम हो जाए। उस इनफॉर्मल बातचीत में PM मोदी ने एक बार फिर से उसी बात को कहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पे भारत की तरफ से उसमें और डिटेल्स जारी नहीं किया गया, लेकिन निश्चित तौर पे जो मैसेज था वो यही था। और इतना बताया गया कि LAC को लेकर PM ने अपनी चिंता जताई है। उन्होंने ये कहा है कि शांति, स्थिरता और स्थायित्व ये होना चाहिए आपसी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। हालांकि जो चीन का जो एम्बेसी है यहाँ भारत में, उसने एक जो रीड आउट एक स्टेटमेंट जारी किया है। उस स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि ये मुलाकात हुई है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टॉक्ड विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट एट द लैटर्स रिक्वेस्ट। वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने इसकी पहल की, क्योंकि बातचीत जब ये बाहर आ गई ना, आनी शुरू हो गई कि भाई ये चीन की तरफ से ये रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके बाद चीन ने ये काम किया। जबकि भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पे भी ये नहीं बताया गया था कि पहल किसकी थी, लेकिन क्योंकि बायलैटरल टॉक नहीं हुई, भारत उसके लिए इच्छुक नहीं था, उसके बाद चीन ने ये काम किया। और चीन की तो ये स्ट्रेटजी रहती है, आप सौरभ पहले भी देखे हुए हैं कि उनका विदेश मंत्रालय इसी तरीके से काम करता है और एक फेक इंडस्ट्री पे काम करता है, ऐसा कहें तो। और इसको कौन वेरीफाई करेगा कि किसके कहने पर हुई, किसके कहने पर? आपने बिल्कुल ठीक बात कहा, भारत ने तो ये बात कही नहीं कि हमने पहल की या उन्होंने की। ये उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन क्यों आया इस बात का कि भाई नहीं, ये भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया या भारत सरकार की तरफ से कहा गया? और उसमें सौरभ एक चीज थोड़ा सा माफ कीजिएगा, मैं रुक रहा हूं कि इसमें उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमने बायलैटरल टॉक्स के लिए कहा तो भारत ने इनकार किया, क्योंकि उसका हिडन एजेंडा उनका ये रहेगा कि जो कि भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को यही कहेंगे कि इनफॉर्मल बातचीत का आपके तरफ से कहा गया था। अरे हमारे पास विदेश सचिव का स्टेटमेंट है, जरा वो हम सुन लेते हैं, क्या बताया गया है इस मुलाकात के बारे में। In a conversation with President Xi Jinping of China, Prime Minister highlighted India's concerns on the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC are essential for the normalization of the India-China relationship. In this regard, the two leaders agreed to direct their relevant officials to intensify efforts at expeditious disengagement and de-escalation. तो ये देखिए, जो नीचे जो ऑपरेटिव बात बताई विदेश सचिव ने वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि दोनों नेताओं ने निर्देश दिए हैं अपने अधिकारियों को कि सीमा पर जो विवाद चल रहा है उस पर डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन, यानी दोनों सेनाएं थोड़ा पीछे भी जाएं और डी एस्केलेशन, माहौल थोड़ा शांत किया जाए, इसके निर्देश दिए और ये जल्द से जल्द किया जाए। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर इशू को लेकर के चीन की तरफ से जो स्टेटमेंट है प्रदीप जी, उसमें जिक्र नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरीके से इनडायरेक्टली बात कहने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा था टू साइड्स शुड, ये चीन के राष्ट्रपति को वो कोट कर रहे हैं कि the two sides should bear in mind the overall interests of the bilateral relations and handle properly the border issue. बॉर्डर इशू को ठीक से हैंडल किया जाना चाहिए। नहीं, देखिए, चीन का तो हमेशा से स्टैंड रहा है कि ये बातचीत होती रहेगी, बाकी संबंधों पर, व्यापार पर और दूसरे मुद्दों पर बात करें, लेकिन देखिए कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी तैयारी पहले से चल रही है। कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो गई है, इससे पहले भी बातचीत हो चुकी है, 18वें दौर की हो गई, 19वें दौर की चल रही है,
और अभी तक जो होता था, कोर कमांडर लेवल की जो बातचीत होती थी, एक दिन बातचीत होती थी, लगातार 2 दिन चली है, संडे को भी बातचीत हुई है और उसी दिन शाम को स्टेटमेंट जारी हुआ, दोनों का ज्वाइंट स्टेटमेंट। और इससे पहले, इन दोनों नेताओं की मुलाकात से पहले, चीन के जो विदेश मंत्री हैं और भारत के जो सुरक्षा सलाहकार हैं AK डोवल, उन दोनों की मुलाकात हुई है जोहानिसबर्ग में, उससे पहले और हुई है। उसमें ये आधार बना है। असल में चीन की समस्या क्या है? चीन को पहली बार इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है जहां उसको पीछे हटना पड़ेगा। आज तक उसने ऐसा किया नहीं है कि एक बार कदम बढ़ा लिया तो उसके बाद पीछे हटे और दबाव में हटे, ये तो चीन को कभी मंजूर ही नहीं रहा। इस बार ऐसी परिस्थिति बनी है कि चीन के लिए अब देखिए, जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, चीन को समझ में आ रहा है, अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, चीन नंबर 1 बनना चाहता है। तो नंबर 1 बनने के लिए आप अपने सारे पड़ोसियों से झगड़ा करते रहेंगे और ख़ास तौर से भारत से। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, प्रभावी भूमिका होगी। आप कह रहे हैं कि कुछ बड़ा हो रहा है, मतलब चीन पीछे हटेगा और उसके सामने ऑप्शन नहीं है। आज हटेगा, 1 महीने बाद हटेगा कि 3 महीने बाद हटेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि जिस तरह की तैयारी है भारत की, जो डिप्लॉयमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, जिस तरह से एयरफोर्स और जो है आर्मी का डिप्लॉयमेंट हुआ है, जितनी फौज और जितने हथियार पहुंचाए गए हैं, उसके बाद चीन को मालूम है कि युद्ध नहीं कर सकते, युद्ध छेड़ने की स्थिति में नहीं है। युद्ध नहीं छेड़ सकते, लेकिन उसके अलावा भी जमा तो रह सकता है जहां है। उसने गलवान में करके देख लिया कि उसका नतीजा क्या हुआ। तो उसको मालूम है कि हैंड कॉम्बैट में भी हम पर भारतीय भारी पड़ेंगे। तो उसको समझ में आ गया है कि इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है, लेकिन हटें कैसे? फेस सेविंग तो कोई चाहिए। तो ये क्या आपको लगता है, बहुत से लोग कहते हैं G20 से पहले कुछ बड़ा होने वाला है, आपने भी शब्द इस्तेमाल किया, कुछ बड़ा होने वाला है। G20 से पहले, G20 तो ये रहा सामने। G20 से पहले चीन को लगता है कि भारत एक तरह के दबाव में होगा कि G20 में सब कुछ शांति से हम चाहेंगे कि हम चाहेंगे निश्चित रूप से। तो चीन को लगता है ये मौका है कि अपनी बात को शायद हम वैसे सामान्य स्थिति में जितनी मनवा पाते उससे ज़्यादा मनवा पाए। लेकिन जो रवैया है प्रधानमंत्री का गलवान के बाद से लगातार, डोकलम के बाद से बनना शुरू हुआ, उसके बाद से लगातार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट से एक भी। अच्छा, ये जो मीटिंग है ये भी मेरे ख्याल में पहली ऐसी, इतनी बातचीत भी पहली बार ही हुई है जब से चीन ने 2020 में लद्दाख पर आने की कोशिश की थी। उसके बाद से ये पहली बार शायद इतनी मुलाकात हुई है, जिसको बायलैटरल मीटिंग नहीं कहा जा रहा है, इनफॉर्मल मीटिंग कहा जा रहा है। और उसमें जो कुछ हुआ वो अभी आपको विदेश सचिव ने और देवेंद्र ने बताया। अब इसका जो प्रदीप जी ने कहा कुछ बड़ा होगा, क्या हासिल हो सकता है इस मुलाकात से? कल की चर्चा में मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको प्रदीप जी ने जोड़ा था कि चीन भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, अगर अफोर्ड शब्द कहेंगे तो। आज की तारीख में भारत और चीन की स्थिति यही है। और निश्चित तौर पर विदेश मंत्रालय किसी भी देश का होता है तो उसके प्रवक्ता अपने पक्ष की बात करते हैं, लेकिन ये हर कोई जानता है कि पिछले कुछ समय में ट्रेड, BRI और जियोपॉलिटिकल रिलेशन, ये 3 ऐसे दबाव हैं जिसकी वजह से चीन चाहता है कि भारत से रिश्ते सामान्य हो जाएं। उसको बहुत इस बात की चिंता नहीं है दरअसल कि युद्ध हो जाएगा, लड़ लेंगे। उसका दबाव दूसरा है। उसका दबाव ये है कि दरअसल उसका पूरा प्रोजेक्ट वो लगभग डेट में डूबता चला जा रहा है BRI का। उसकी मुश्किल ये है कि ट्रेड इम्बैलेंस को लेकर जो भारत ने कोशिशें की हैं उसका प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है, जहां एक तरह से उसके देश से कंपनियां बाहर निकल रही हैं और उसको जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपीय यूनियन है और दूसरे देश हैं, उनसे ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है जिसको हम जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस के तौर पर कहते हैं कि भारत ने अमेरिका और जिसको बार बार वो कहता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती हैं, उनके साथ एक दूसरे तरह की साझेदारी भी की। और ये सब कब की? जब वो ब्रिक्स के मंच पर सबसे महत्वपूर्ण नेता के तौर पर खड़ा है। हमें इन दोनों को छोड़कर ग्लोबल टाइम्स की 2 ओपेड रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। एक रिपोर्ट कह रही है कि चंद्रयान 3 की सफलता ये भारत और चीन के लूनार मिशन में, ये कहें कि एक दूसरे के कोऑपरेशन के एक बहुत बड़ा आधार बन सकती है। ये भारत ने कमाल की सफलता अर्जित की है। दूसरा एक उनका ओपेड है, वो कह रहा है कि अब चाइनीज प्रेसिडेंट, और वो किसी और हवाले से नहीं है, शी जिनपिंग के हवाले से है,
दो शब्द कीवर्ड क्या है? सॉलिडेरिटी एंड कोऑपरेशन। मुझे याद नहीं है कि जिनपिंग ने किसी भी मंच पर किसी भी देश के साथ सॉलिडेरिटी और कोऑपरेशन की बात की हो। वो हमेशा कहते थे चीन के हितों पर कोई आंच नहीं आने देंगे, हम एक एक इंच टेरिटरी बचाएंगे। अगर जिनपिंग की यह भाषा हुई है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं वो दबाव में है। और ये जो बातचीत है जिसको अभी बड़े अच्छे से देवेंद्र ने बताया कि बाइलैटरल टॉक्स नहीं है, क्योंकि बाइलैटरल टॉक्स के लिए दोनों के पास पॉइंट ही नहीं है। बात क्या करेंगे? असली बात तो वही है। तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल, अब वो तरीका क्या निकलेगा। यहां एक बात जरूर मैं स्पष्ट कर दूं कि यहां दोनों देशों की तरफ से साफ है कि कहीं कोई किसी जमीन का अतिक्रमण किसी ने नहीं किया है। जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे, जो बफर जोन था, उसमें चीन आगे तक घुसा, जिससे उसकी जो ओरिजिनल परमानेंट पोजीशन है उस पर लौटने के लिए सरकार दबाव बना रही है। राहुल गांधी तो ये लेकिन नहीं मानते हैं। राहुल गांधी लद्दाख में ही है और राहुल गांधी ने पहले भी कहा, आज फिर कहा, जब वहां मुलाकात की खबर आई उन्होंने फिर कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, सरकार झूठ बोलती है। चीन आया, उसने हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली है, लेकिन कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है और सरकार तो चुप बैठी है। ये सुनाता हूं आपको। एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का एक इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। अच्छा देखिए, राहुल गांधी जो बोले हैं अभी इस पर, और भारतीय जनता पार्टी इस पर रिस्पॉन्ड कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं इस पर, जरा सुन लेते हैं। हमारे कैसे रिलेशन हैं यह हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद आप जाकर चेक कर सकते हैं, 2020 में बीजिंग के एक थिंक टैंक ने, जो वहां की गवर्नमेंट से रिलेटेड माना जाता है, उसने यह शब्द प्रयोग किया है कि चाइना इज पासिंग थ्रू इट्स वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पोस्ट तियानमेन स्क्वायर। यानी थियानयान चौक के नरसंहार के बाद के दौर के सबसे बुरे कूटनीतिक अलग थलग पड़ने की स्थिति में चीन है। परंतु, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां के लोग कह रहे हैं, परंतु मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहते हैं। वो आकर ये कहते हैं कि लेह में घूम कर कि मुझे लोगों ने बताया अमुक अमुक चीज। ये कौन लोग हैं और कौन बताता है? और मजे की बात यह है कि ये जो लोग हैं ये स्वतः एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ उन्होंने नहीं बताया था, चाइना से फोटो आई थी। डोकलाम के समय इन्होंने चीन के राजदूत के साथ जो खाना खाया था इन्होंने नहीं बताया था, वहां से फोटो आई थी। और आज मैं आपके सामने एक दो और से तथ्य रखना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी के परिवार ने डोकलाम युद्ध के समय चीन के राजदूत के साथ खाना ही नहीं खाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में चीन की फौज को खाना और रसद भी पहुंचाया था। और यह मैं कोट कर रहा हूं, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 18, उसमें नेहरू जी की 21 जून 1952 दिल्ली प्रेस क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र है। एंड आई कोट, पत्रकार का नेहरू जी से सवाल है कि पंडित जी क्या भारत ने चीन को चावल की सप्लाई की है? नेहरू जी का उत्तर है
चीन को बहुत अधिक मात्रा में चावल नहीं भेजे गए हैं। स्पेशल केस होने की वजह से हमने कम मात्रा में चावल भेजा है। जैसा कि आप जानते हैं, दुर्गम पहाड़ी इलाका होने की वजह से एक मुश्किल मार्ग है, यहां कोई भी काम आसान नहीं है। आगे सुनिए। लेकिन चीन की जरूरत को देखते हुए हमने बहुत मात्रा में चावल देने पर सहमत हुए हैं। यह चावल चीन की सेना के लिए बहुत जरूरी है और हम उन्हें जिंदा रखने में मदद कर रहे हैं, यद्यपि हम उन्हें तिब्बत के बाहर भी देखना चाहते हैं। अगेन आई एम कोटिंग सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सीरीज 2 वॉल्यूम 18। चीन की सेना जब तिब्बत में अत्याचार कर रही थी उस समय, और इसकी मैं बैकग्राउंड भी आपको बता देना चाहता हूं, उस समय जो चीन का नियरेस्ट शहर था, उस जमाने में आज की तरह तिब्बत में जाल नहीं था सड़कों का। चेंगडू से लगभग 2200 किलोमीटर दूर की दूरी थी लासा की, और भारत के तावांग से 240 किलोमीटर। भारत की तरफ से सड़कों की भी स्थिति अच्छी थी क्योंकि शताब्दियों से व्यापार होता रहा था। वहां रसद पहुंचाना संभव था। चीन की सेना भूखों मरने की स्थिति में थी। तब इन महोदय ने जानते कितने चावल पहुंचाए थे, जिसको थोड़ा बहुत करे 3,500 टन, 3,500 टन चावल भेज के, और बकौल जवाहरलाल नेहरू वो कह रहे हैं कि उनको जिंदा रखने में मदद करना चाहते थे। इसलिए राहुल गांधी जी, जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए, और मैं देश की युवा पीढ़ी को पुनः याद दिलाना चाहता हूं, आज भी भारत चीन की सीमा के ऊपर जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है, उसका क्या नाम है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। क्यों? क्योंकि 1947 में हमारा पड़ोसी चीन नहीं था, पड़ोसी तिब्बत था। इसलिए आज भी उस बॉर्डर फोर्स का नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो मान्यवर, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये उस जमाने में हिंदी चीनी भाई भाई का प्यार था, और आज जो है वो इकरार है। तो मैं इस विषय पर जवाब चाहता हूं कि ये साफ करें दो बातें। इतिहास में आपने भूल नहीं की है, यह ऐतिहासिक अक्षम्य अपराध जैसी श्रेणी है कि आप उस देश को जिससे आपकी दुश्मनी साफ दिखने लगी थी, उसकी फौज को रसद पहुंचा रहे हैं। दूसरा, आज हम औपचारिक रूप से यह बात कहते हैं देश की जनता की तरफ से कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक करे। शायद उन्हें इस बात का डर है कि अगर करार की पूरी शर्तें सार्वजनिक हो गई तो ये बात की बात में होने वाली जो बातें राहुल गांधी जी करते हैं, इसकी करामात दुनिया के सामने असलियत में आ जाएगी। और इसलिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वर्तमान सरकार ने पूरी दृढ़ता के साथ भारत के सामरिक हित, भारत के कूटनीतिक हित और भारत के आर्थिक हित, तीनों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, दो तीन बड़ी बातें उन्होंने कही। प्रदीप जी, पहले तो कहा हमने चीन को आइसोलेट किया है, जो बात आप कह रहे थे कि हम मजबूर कर रहे हैं चीन को कि वो बातचीत की टेबल पर आए, पीछे हटे। दूसरा, उन्होंने कहा कि नेहरू जी को कि हम वो रसद पहुंचाते थे, रसद पहुंचाई गई उस वक्त चीन की सेना को जब वो तिब्बत पर कब्जा करे बैठा था। सरदार पटेल की चिट्ठी है 1950 की दिसंबर, उनके निधन से कुछ दिन पहले की, जो उन्होंने नेहरू जी को लिखी है। और वो चिट्ठी पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि तिब्बत कैसे चला गया। उसमें उन्होंने लिखा कि कैबिनेट मीटिंग है चीन पर, तिब्बत पर, मुझे पता नहीं था, मैं एयरपोर्ट से सीधे पहुंचा कैबिनेट मीटिंग में, तैयारी मेरी पूरी नहीं थी, लेकिन आप चीन में हमारा जो राजदूत है उसकी करस्पॉन्डेंस देखिए, वो चीनियों के लिए काम कर रहा है, वो बार बार जो है उनकी तरफ से, उनके पक्ष की ओर से बोल रहा है। ऐसा आदमी क्यों होना चाहिए वहाँ पर? उन्होंने कहा इस गलतफहमी में न रहिए कि चीन जो है आपसे दोस्ती कर रहा है, वो तिब्बत पर कब्जा करना चाहता है और कब्जा कर लेगा। नहीं सुनी गई, उनके कुछ दिन बाद उनका निधन हो गया, इसलिए वो बात आगे नहीं बढ़ी। तो तिब्बत, वो अभी जो सुधांशु जी ने बात कही, जब 1947 में हम आज़ाद हुए तो चीन हमारा पड़ोसी नहीं था, तो चीन को हमारा पड़ोसी किसने बनाया? ये सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि हमारा पड़ोसी कैसे बन गया चीन? हमारा पड़ोसी तो तिब्बत था, उसको आपने चीन को पड़ोसी बनने दिया, उसमें आपने मदद की,
और तिब्बत जिसको उम्मीद थी, तिब्बत में हमारा बहुत इन्वेस्टमेंट था, उनका पूरा उनकी पोस्टल सर्विस हम चलाते थे और तमाम सर्विसेज चलाते थे, उनको बड़ी उम्मीद थी भारत से। ऐसे समय में भारत सरकार ने उनको छोड़ दिया चीनियों के रहमो करम पर। जो वो जिस बात वो कोट कर रहे थे, पहली बार में सुनने में शायद किसी को अचरज भी हो कि हम चीन तिब्बत पर कब्जा करके बैठा है, हम चीन की सेना को रसद दे रहे हैं, भारत चीन की सेना को रसद दे रहा है, और हम ये भी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वो चीनी तिब्बत छोड़ दें। हाँ, तो आपके चाहने से क्यों छोड़ देंगे? वो इतने बड़े हिस्से पर वो कब्जा कर रहे हैं, और आप बेहतर स्थिति में थे। सिर्फ आपको स्टैंड लेना था कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश है, हम उसके साथ खड़े हैं। ये भी नहीं कर पाए आप लगातार तिब्बत के लोगों को आपने एक तरह से धोखा दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।